सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। फटाफट जुड़िए और शेयर करिए। और आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, और दूसरी बात यह कि आज स्टूडियो से लाइव नहीं है किसी तकनीकी कारण की वजह से। और फटाफट शेयर करते चलें ताकि दिन भर की जो खबरें हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, और दूसरी बात क्षेत्र में क्या कुछ इन दिनों चल रहा है उसकी अपडेट आपको दे पाऊँ। इसके अलावा आज जो मंगलवार के हमारे सवाल के विजेता हैं, विनर हैं, उनका भी नाम अनाउंस करेंगे। दूसरी बात, आज का जो सवाल है स्मार्ट दुकान आज का सवाल वो भी आपसे पूछूंगा। तो फटाफट शेयर करते चलें और जोड़ें सर, ताकि दिन भर की जो खबरें हैं अपडेट है वो मैं आपको बता सकूँ। फटाफट जुड़ते चलें और देखते हैं कितने दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, फटाफट जुड़िए सर ताकि मैं भी थोड़ी सी आपसे दुआ सलाम कर लूँ और मुलाकात कर लूँ। बिल्कुल 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 अच्छी तादाद में जुड़ गए हैं। न्यूज़ सेवन राजस्थान से हमारे दर्शक ये अभी मुझे नज़र आ नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है ना, एक बार देखते हैं कितने दर्शक जुड़े। शेयर करते चलें सर और जोड़ते चलें। बिल्कुल 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 फटाफट जुड़ें। जो भी दर्शक है हमारे अब आएगी आवाज़। अब आवाज़ मेरे ख्याल से सही आ जाएगी आपके पास। राम राम सभी को और नमस्कार। ठीक है, अब आवाज़ सही आ रही है ना? है ना, मुझे मालूम था थोड़ी सी गड़बड़ थी। चलिए अब फटाफट जुड़ते चलें। ठीक है, अब आपके पास आवाज़ बिल्कुल बढ़िया आएगी और क्षेत्र की तमाम खबरें और तमाम अपडेट आपको देने वाला हूँ। 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव और सियासी गणित जो है वो अभी से चालू हो चुकी है। आपको बताऊं, बयानबाजी का दौर है वो अभी चालू हो चुका है। राजस्थान में इस समय अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। एक तो ERCP और एक सबसे बड़ा पाचना का मामला, ये भी तेजी से उभर करके अब सामने आएगा और राजनीतिक पार्टियां इसको कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास जरूर करेंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, उनकी भूमिका को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब आने वाले चुनावों में क्या भूमिका रहेगी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, ये भी जहन में रहेगा। कुल मिलाकर के बहुत सारी हलचल होने वाली है और इस समय चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। पूरे देश भर में घर घर तिरंगा का जो अभियान है वो चल रहा है और इसको लेकर के भी अब कहीं ना कहीं सियासत गर्म आने लगी है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, बहुत सारे गवर्नमेंट के नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी ज्यादा भोगनी पड़ रही है, परेशानी ज्यादा पानी पड़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों के चक्कर जो है ना, अधिकारियों के चक्कर ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। गंगापुर की किस्मत ऐसी है कि कोई भी SDM स्थायी रूप से अब यहां नहीं रुक पा रहा है। जोगेंद्र सिंह कसाना जी, उनका वापस तबादला करके और उनको अब बामनवास का प्रभार दे दिया गया है और वजीरपुर के जो SDM है उनको वापस गंगापुर लगा दिया गया है। मतलब आप देखिए जिस तरह की उठापटक चल रही है कि जनता जाए तो जाए कहां। आयुक्त का पद लगभग 8 महीने से बिल्कुल खाली चल रहा है, ले दे करके वापस इन्हीं को लगा दिया जाता है, नरसिंह जी को। और एक जोरदार बात और बताऊं, नरसिंह जी को अब अतिरिक्त चार्ज बामनवास का भी दे दिया गया है। टोडा भीम और करौली पहले से इनके पास है, तो काम होगा कैसे? सरकार कह रही है प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा साहब, पट्टे ज्यादा से ज्यादा दिए जाएंगे। महाराज तुम कर्मचारी तो दे दो, पट्टे तो बन जाएंगे। वहां भी तहसील खाली पड़ी है, बामनवास में भी। कुल मिलाकर के ये है, नियुक्तियां हो नहीं पा रही हैं। ट्रांसफर्स की जो लिस्ट है वो लगातार आ तो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सवाई माधोपुर जिले के साथ ही ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। यही कंडीशन है। आप सोचो, विकास के काम हैं या जनता की सुनवाई है, ये होगी कैसे जब अधिकारी नहीं होंगे? बिना अधिकारियों के काम होगा कैसे? फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। हिंडौन सिटी में 8 बजे बाद भी शराब की दुकान खुली रहती है। शिया भाई, आप हिंडौन की बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान में ये ट्रेंड, तो पूरे राजस्थान में गहलोत साहब को सबसे ज्यादा पैसा यही तो विभाग दे रहा है।
आबकारी विभाग बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आबकारी विभाग को ये आदेश दे रखे हो कि आपको कोई काम नहीं करना, केवल घर बैठे तनख्वाह लो, बाकी शराब की दुकानों पर क्या हो रहा है, किस तरह दुकानें खुल रही हैं, सब खत्म, कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो मंत्रालय है वो भी हमारे प्रसादी लाल जी के पास है, यानी दवा और दारू दोनों प्रसादी लाल जी के पास में है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसा चल रहा है इनका मामला। सारी योजनाएं और सारे इनके नियम है ना, वो सब ताक में रखे हुए हैं। आप सिर्फ हिंडौन की बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान का ट्रेंड है। पूरे राजस्थान में आप कहीं भी चले जाइए, आपको शराब की दुकानें देर रात तक खुली हुई मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं है। एमआरपी से ज्यादा रेट में बिक रही हैं, सबको पता है, सरकार को भी पता है। चलिए अब बात करते हैं आज की खबरों की। आज की शुरुआत राष्ट्रीय लेवल की खबरें, और आप बने रहिए सर, शेयर करते रहिए। मंगलवार के हमारा जो क्विज था उसके जो विजेता हैं उनका नाम अनाउंस करेंगे, और आज का जो सवाल है वो भी मैं आज आपसे पूछने वाला हूं, तो बिल्कुल तैयार रहें आप, और शानदार जो प्राइजेज हैं उनके हकदार बने। चलिए राष्ट्रीय लेवल की खबरों में सबसे पहले आज 4 तारीख है और बार है गुरुवार। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ईडी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ईडी लगातार नए नए खुलासे कर रही है। आपको मैं बताऊं, भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की जांच होगी, और पता चला है कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर इस जमीन को खरीदा गया था औने पौने दामों में, और उसके बाद इसको आज इसकी जो लागत है वो करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए, और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से ये जमीन ली गई थी। आपको मैं बताऊं, फिलहाल नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में मेगा मार्ट चल रहा है भोपाल में, और इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल मिलाकर के जितने दफ्तर हैं उनको सील किया जा रहा है, संपत्तियों की जांच की जा रही है, और इसको लेकर के मैं और बताऊं आपको कि संसद में भी हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष का यह कहना है कि साहब ऐसा है, ईडी का या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इस पर भी आऊंगा मैं आगे की खबर में। वही दूसरी खबर भी ईडी से जुड़ी हुई है, और दूसरी खबर क्या है, संजय राउत, शिवसेना के नेता संजय राउत, मुश्किलें लगातार उनकी भी बढ़ती जा रही है। रविवार से ही वो गिरफ्तार, रविवार को उनको कर लिया गया था, तब से ही वो ईडी की कस्टडी में है। इस कस्टडी को अब बढ़ा करके सोमवार तक कर दिया गया है। उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी अब उनको भी नोटिस भेजा है, और पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। दूसरी बात, ईडी ने यह कहा है कि दोनों पति पत्नी जो है इनसे आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। वहीं संजय राउत ने आज ईडी कोर्ट में यह कहा कि साहब ऐसा है, जिस कमरे में मुझे रखा जाता है वहां वेंटिलेशन की कमी है, पंखा नहीं है, और मुझे परेशानी आ रही है। लेकिन ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि साहब जिस कमरे में इनको ठहराया गया है वहां एसी लगा हुआ है। मुझे समझ ये नहीं आता कि इनको एसी या ये सुविधाएं क्यों दी जाती हैं। नेता जब भी जेल जाते हैं, एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक तो सबसे पहले तो ये बीमार पड़ते हैं, जेल से बचने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हार्ट, सीने में दर्द है, और पता नहीं कौन कौन सी जो इंटरनेशनल बीमारियां है ना, वो तुरंत हो जाती है इनको जब इनके ऊपर कोई केस या मुकदमा होता है, और फिर बढ़िया फैसिलिटी के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने, बढ़िया। वहां इलाज तो काहे का चलेगा, बीमारी होगी तो इलाज होगा ना, लेकिन सरकार का पैसा वहां भी ये लूटने में कसर नहीं छोड़ते। इन चीजों पर भी कैंची चलनी चाहिए, अब इनके बारे में भी, इनके खिलाफ भी अब नियम बनने चाहिए। तो कुल मिलाकर के पंखे की मांग करी थी, लेकिन ईडी का कहना है साहब एसी लगा हुआ है इनके कमरे में, झूठ बोल रहे हैं ये। तो संजय राउत की भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। शेयर करते चलिए आप, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे हम, पाचना वाले मैटर पर भी। एनके गुनावत जी, बहुत जल्दी ट्रेन दौड़ने वाली है दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर। वैसे तो दिसंबर तक ही दौड़ने के अनुमान है, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि शायद मार्च 2023 में इसका उद्घाटन होगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, आगामी आजादी का जश्न जो है वो 15 अगस्त करीब है, और आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो आतंकवादी घटनाओं को लेकर के अलर्ट है, और आज उन्होंने जगह जगह कई राज्यों में इसकी सूचना भी भिजवा दी है। दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को भी आज एक लेटर जारी किया गया है 10 पेज का, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में हो सकती है। बिल्कुल इसकी आशंका व्यक्त की है आईबी ने। और आपको मैं बताऊं, जिसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही आईबी ने यह कहा है कि या तो यूएबी के द्वारा, यानी
मानव रहित विमान के द्वारा या पैराग्लाइडर के द्वारा इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि अलर्ट कर दिया है आईबी ने सभी एजेंसियों को, ताकि 15 अगस्त को कोई ऐसी घटना ना घटे। जस्टिस यूयू ललित ये होंगे हिंदुस्तान के अगले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दरअसल वर्तमान जो सीजेआई हैं एनवी रमना, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 26 अगस्त को, और जस्टिस एनवी रमना ने ही यूयू ललित की सिफारिश की है और कानून मंत्री किरण रिजिजू को लेटर लिख करके सूचना दी है कि योग्य हैं और इन्हीं को अगला सीजेआई बनाया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, नए सीजेआई जो बनेंगे यूयू ललित, उनका भी कार्यकाल ज्यादा दिन रहेगा नहीं, उनको भी सिर्फ 74 दिन के लिए ये पद मिलेगा। क्यों कि 8 नवंबर को वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी एनवी रमना जो है वो सीजेआई है, और उसके बाद में 26 अगस्त में जैसे ही वो रिटायर होंगे 26 अगस्त को, अगले सीजेआई होंगे यूयू ललित। आगे बढ़ते हैं। संसद का मानसून सत्र, हंगामा चल रहा है जोरदार। रोजाना एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हंगामा ना हो और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित ना हो। और हंगामा महंगाई को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, ईडी के दुरुपयोग को लेकर के लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष चाहता है कि बातचीत हो, संवाद हो, चर्चा हो, 32 जो कानून हैं, बिल हैं, वो पास हो, लेकिन अभी तक कोई भी काम संसद में नहीं हो पाया है। आपको मैं बताऊं, बुधवार को कल पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में काफी तीखी बहस हो गई संसद राज्यसभा में। और मामला क्या था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि जब मैं सदन की कार्रवाई चल रही थी तब मुझे ईडी का कॉल आया और मुझे ईडी ने बुलाया। बोले चलती सदन की कार्रवाई में ईडी द्वारा मुझे बुलाना क्या यह न्यायोचित है? क्या ईडी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? इस पर पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा और गलती की है तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। जांच से क्यों डर रहे हो? अगर आपका दामन पाक साफ है तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपने गड़बड़ की है तो जांच भी होगी और सजा भी होगी। और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी। ये जांच एजेंसियां तो आपके समय भी थी जब आपकी सरकारें थी, और ये जांच एजेंसियां आज भी हैं। यदि सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति के खिलाफ आपके पास में कोई सबूत है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, तो लगाइए ना, करवाइए ना जांच, कीजिए ना शिकायत। लेकिन नहीं, एक स्मृति ईरानी का जरूर आपने मामला उठाया था, लेकिन उसमें भी आपको औंधे मुंह की खानी पड़ी। उसमें भी कांग्रेस के 3 नेताओं को दिल्ली कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दिया। कुल मिलाकर के यह विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। और अभी तो आप देखो, आजादी का जो अमृत महोत्सव बना रहे ना हम, इसमें भी कहीं ना कहीं सियासत छेड़ दी कांग्रेस ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के तिरंगे के साथ में अब डीपी लगाई है कांग्रेस ने, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि तिरंगे के साथ में आप बिल्कुल अपना जो स्टेटस है, अपनी डीपी जो है व्हाट्सएप की और जो है सोशल मीडिया पर, उन पर तिरंगा लगाइए। हर घर तिरंगा लहरना चाहिए। 75वां आजादी का जश्न हम मना रहे हैं तो देश में लगना चाहिए कि हाँ, हम आजादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इसमें भी राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन विपक्ष कह रहा है नहीं साहब, आजादी का जश्न तो सभी लोग मना रहे हैं, आजाद तो हम पहले ही हो गए थे, अब इसको अब दिखाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता पक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहा हो? इसमें क्या ध्यान भटकाना है? ये देश आपका भी है, हमारा भी है, हम सबका भी है, आजादी आपकी भी है, हमारी भी है, जश्न मनाने का हक आपको भी है, हमको भी है, सब मनाइए ना। इसमें मुद्दा कहां आ गया? इसमें राजनीति कैसे आ गई? मगर नहीं, मुद्दे हैं नहीं तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, संसद में ही जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी एक घोषणा की है कि आने वाले दिनों में जो 4 व्हीलर हैं, यानी कार जो हैं, उनमें एयरबैग्स, अब तक तो देखिए ड्राइवर वाली जो सीट है उन्हीं पर 2 एयरबैग्स रहा करते थे, लेकिन अब आने वाली जो गाड़ी है उनमें ये नई टेक्निक जो है अपनाई जाएगी। और नहीं, आज जोगेंद्र जी आज यूट्यूब पे नहीं है, आज यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम नहीं आ रहा है, केवल फेसबुक पर आ रहा है, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज केवल हम फेसबुक पर हैं, इसलिए यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा आज, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें ये नई तकनीक रहेगी कि ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठने वाली जो सवारियां हैं उनको भी सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो अब 2 एयरबैग्स पीछे बैठने वाली जो सवारी हैं उनके लिए भी कारों में लगाए जाएंगे। नितिन गडकरी जी का जो पूरा विभाग है ना, और उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी तारीफ तो विपक्ष भी करता है। उनके काम वाकई में उम्दा रहते हैं और नई सोच और नई तकनीक का इस्तेमाल करके, और वो बहुत कुछ नई सौगात देते हैं अपने मंत्रालय की ओर से।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और देश में इस महीने से ही 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी और इसमें सबसे पहला कदम उठाएगी एयरटेल कंपनी। दरअसल एयरटेल कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ में टाई अप किया है, समझौता किया है और बहुत जल्दी एयरटेल जो है सबसे पहले 5G की तकनीक लेकर के आएगी। और 15 अगस्त से जियो जो कंपनी है वो भी अपनी 5G की जो सर्विस है उसको लॉन्च करने की संकेत दिए हैं कि शायद वो भी कर देगी। कुल मिलाकर के 5G की अब नई तकनीक आने वाली है, हालांकि महंगी होने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, सस्ती नहीं मिलेगी ये आपको। दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तकनीक भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो 5G लॉन्च होने वाली है, मिलेगी सुविधाएं लोगों को, लेकिन महंगाई भी मिलेगी और इतना आसान इनका टैरिफ प्लान रहेगा नहीं। अब बात करते हैं प्रदेश की। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीपीएस स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन का एक शानदार केंद्र, एक शानदार कैंपस। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं प्रदेश लेवल की खबर। राज्य लेवल की बड़ी खबरें क्या है? शेयर कम कर रहे हैं सर आप लोग, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। कल जनता की चौपाल सुपर हिट प्रोग्राम रहा सर, शानदार तरीके से आप लोगों ने शेयर किया। जिस तरीके से आप लोग शेयरिंग बढ़ा रहे हैं ना, यकीन मानिए कि अब आपके काम भी होने लगे हैं, आपके मुद्दे बड़े लेवल पर भी उठने लगे हैं। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में नहीं भेजेंगे ना, तब तक हम अपनी बात को बड़े मंच पर, बड़े अधिकारियों तक, बड़े जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे मजबूती के साथ। इसलिए आपसे हमेशा कहते हैं, ना सिर्फ खबरनामा बल्कि न्यूज 7 राजस्थान पर चलने वाली दिन भर जो भी न्यूज है उसको शेयर करिए आप। शेयर में पैसा नहीं लगता साहब, इतना सहयोग तो आप कर ही सकते हैं ना हमारा, तो शेयर करिए। प्रदेश लेवल की खबरें अब बताता हूं। ईआरसीपी को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच में सियासी गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इसे भुनाने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। कारण यह है, मामला 13 जिलों का है और 13 जिलों में रहने वाले वोट बैंक का है। आगामी 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में बड़ा आंदोलन होने वाला है, बड़ी मीटिंग, बड़ी आम सभा होने वाली है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में। आपको मैं बताऊं इसमें कि सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में जल क्रांति आंदोलन का ऐलान उन्होंने किया है, वहां से इसका आगाज करेंगे। राज्य सरकार से संशोधित डीपीआर केंद्र को भेजने की मांग रखी जाएगी और बार बार यही मुद्दा हो रहा है। राज्य सरकार कह रही है नहीं साहब ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार करना कुछ नहीं चाहती है। केंद्र सरकार कह रही है करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप संशोधित जो डीपीआर है, टर्म एंड कंडीशन है, उनको तो पूरा करिए और हमारे पास भेजिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 9 अगस्त की क्रांति के लिए 75,000 लोगों के साथ में 75,000 झंडे 75 विधानसभा के लोगों को 75 किलोमीटर पैदल कूच करने का ऐलान किया गया है। 75 मतलब आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आजादी का अमृत महोत्सव, उसी को ध्यान में रख करके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसकी पूरी थीम बनाई है। 75 विधानसभाएं, 75,000 लोग, 75,000 झंडे, 75 किलोमीटर पैदल चल करके और तब आपको पहुंचना है नांगल प्यारीवास। और ईआरसीपी का बड़ा बिगुल जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में बजेगा। और जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसी मुद्दे को उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं माथे पर बल तो सरकारों के जरूर पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में गायों में लंपी वायरस की बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। ये चिंता का विषय जरूर है सर। कोरोना के बाद में लंपी बीमारी एक ऐसी बीमारी आई है जानवरों में जिसने थोड़ी सी टेंशन और मुश्किलें बढ़ा दी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आपको मैं बताऊं सरकारें जो हैं वो सही आंकड़े नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 1500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है प्रदेश में। 1500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। अच्छा, इसका इलाज भी नहीं है, कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट, कोई टीका अभी तक नहीं है। फिर भी जो ऑलरेडी टीके चल रहे हैं उनसे जरूर बचाव करने का प्रयास जो है गवर्नमेंट कर रही है, प्रशासन कर रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी गायों को अब गौशाला भेज रहे हैं। गौशालाओं के पास में उम्दा सुविधा नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। कई जगह से तो ऐसे समाचार आए हैं कि साहब मृत गायों को खुले में ही डाला जा रहा है, ना उनको दफन किया जा रहा है, ना उनका किसी और तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। ये कंडीशन है। तो लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी कोई इसका इलाज नहीं मिला है।
और 20 जिले इसकी चपेट में है। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में भी 164 गायें जो हैं वो इससे संक्रमित मिली हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1511 गायों की मौत हुई है, गौवंश की मौत हुई है, और 1,20,782 पशु इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये चौंकाने वाले और डराने वाले आंकड़े हैं सब, जिस तेजी से ये बढ़ रहा है। शेयर करते चलें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरपंच संघ, जी हां, मैदान में उतर गए और सारे सरपंच पहुंच गए आज जयपुर। कल महापड़ाव करेंगे सरकार के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि लगभग 5 महीने पहले, 4 महीने पहले जब इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, तब सरकार के साथ समझौता किया था पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने, और इनके अकाउंटों में थोड़े बहुत पैसे डाल दिए तो ये शांत हो गए। इन्हीं सरपंचों का भी यह कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है, सरकार ने वादा खिलाफी की है, समझौते की शर्तों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो सरपंच कल वहां महापड़ाव डालेंगे। कल की जो गतिविधि होगी उस पर बिल्कुल नजर रखेंगे हम, और शाम को कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में कि सरपंच संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हम लाइव लें, ताकि क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसके बारे में जानकारी आपको जरूर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनके गुनावत जी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं आप, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। और ग्रामीण जनता के इससे बड़ी समस्या हो रही है साहब। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में तो काम तो पहले ही नहीं हो रहे, अब 2 चीजें और हो गई। एक तो सरपंच चले गए ग्राम पंचायतों को छोड़ छोड़ करके, और दूसरी बात, ग्राम विकास अधिकारी जो है ना, बीडीओ, वो भी हड़ताल पर हैं। ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई तो चल रही है, लेकिन उन जन सुनवाई में जन तो है पर सुनवाई करने वाले नहीं है। जनता तो है मगर सुनवाई करने वाले नहीं है। सरपंच पहुंच गए जयपुर, बीडीओ बैठे हड़ताल पर। अब ग्रामीण क्षेत्र का काम हो तो हो कैसे, ये कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। और अगले सप्ताह जारी हो जाएगा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम। सावधानी के साथ में इसको आखिरी तौर पर क्रॉस चेक किया जा रहा है, और उसके बाद में इस रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। राजेंद्र गुढ़ा के फिर बिगड़े बोल, और कहीं ना कहीं ये लगातार टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ एक मंत्री ऐसे हैं, कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, और राजेंद्र गुढ़ा जी तो शायद 1-2 दिन भी ऐसे नहीं जाते जब कोई ना कोई बयान दे करके और हलचल पैदा ना करते हो, तूफान पैदा ना करते हो। आज उन्होंने सीधा सीधा तंज कसा है पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पर, और राजेंद्र गुढ़ा का कहना था कि ईमानदारी की बातें रमेश मीणा के मुंह से अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। इसके अलावा उन्होंने कहा है, दरअसल आज सरपंच संघ जो आंदोलन कर रहा था, उन सरपंचों ने आज राजेंद्र गुढ़ा से मुलाकात करके और राजेंद्र गुढ़ा को ज्ञापन सौंपा था। और इसको लेकर के एक बात और आई है अंदर से खबर कि सरपंच संघ में भी अब 2 धड़े हो चुके हैं, 2 भागों में बढ़ चुका है, फूट पड़ चुकी है इनमें भी, सरपंच संघों में भी। कुछ जिले तो ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी 2 धड़े हो चुके हैं। और राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि ईमानदारी की बातें करना रमेश मीणा के मुंह से अच्छा नहीं लगता, और सरपंचों पर रमेश मीणा के लगाए गए आरोप गलत हैं। सरपंच अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, मंत्री व विधायकों से ज्यादा ईमानदार है सरपंच। यह कहना था राजेंद्र गुढ़ा का, क्योंकि कुछ इस तरह के बयानबाजी रमेश मीणा ने पहले दी थी। हालांकि जो सरपंच संघ है ना, वो किनारा करते नजर आ रहे हैं इन बयानबाजियों से। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दिव्यांगों के लिए फ्री में स्कूटी वितरण वाली जो योजना है बजट 2022 की, उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार फ्री में स्कूटी बांटेगी, और इनकी जो अंतिम ऑनलाइन करने की जो अंतिम तारीख है वो 31 अगस्त है। इतना ज़रूर कहूँगा कि क्वालिटी ज़रूर देख लेना, है ना। स्कूटी कितने बढ़िया तरीके की मिलती है, इनकी साइकिल, स्कूल की ड्रेस, उन पर तो प्रश्न चिन्ह पहले ही से ही था, ठीक है ना। अब सरकार फोकट में अगर स्कूटी देगी तो उसको भी थोड़ी सी आप, है ना, नज़र रखना, है ना, सही हो तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। जयपुर डिस्कॉम में बड़े तादाद में तबादले हुए हैं, और 150 से अधिक अभियंता, 17 अधिशासी अभियंता, 42 सहायक अभियंता, 83 कनिष्ठ अभियंता के तबादलों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की धूम है, और घर घर तिरंगा अगर आपने नहीं लिया है तो ले आएं। पोस्ट ऑफिस में 25 रुपये का मिलेगा, ठीक है ना। और हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर दुकान, हर संस्थान पर आपको बिल्कुल तिरंगा लगाना है।
और अपना राष्ट्रवाद जो है, हालांकि दिखाने की आवश्यकता नहीं होती राष्ट्रीयता को, लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि जब वो तिरंगा आसमान में लहरता है ना सर, तो गौरवान्वित तो महसूस करते हैं हम, गर्व तो महसूस होता है हमको। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस बार यादगार तरीके से मनाएं आप, ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। और 12 अगस्त को 10:15 बजे, ध्यान रखना, 12 अगस्त को 10:15 बजे सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक साथ राष्ट्रगीतों का आयोजन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रगीत है, इसके अलावा और जो देशभक्ति गीत है, एक साथ सारे स्टूडेंट 10:15 बजे लाखों की तादाद में राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के गीत गाएंगे 12 अगस्त को सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में। हालांकि इसमें भी मैंने जैसा आपको बताया राजनीति चल रही है, बयानबाजी है, चलती रहेंगी। कुछ नेताओं की जो रोटी है ना, वो तो सिकती बयानबाजियों से, बयान नहीं करेंगे तो न मीडिया नोट करना, न हमको कोई देखना, बाकी ज़्यादा काम तो अब इनके पास में रहा भी नहीं है। मंत्री वैसे भी ज़्यादा काम कर नहीं रहे। अब की अगर पोजीशन बताऊं ना आपको, सीएम गहलोत कल दिल्ली जाने वाले, वहाँ एक प्रदर्शन है, उसमें शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला गुजरात चले गए, बहुत सारे 1-2 मंत्री और हैं वो भी गुजरात चले गए, रामलाल जाट हैं वो गुजरात चले गए, क्यों गुजरात चुनावों पर फोकस है। 15-15, 20-20 जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी गुजरात में लगा दी गई है आगामी चुनावों को देखते हुए। सरकार है ही कहाँ, बताओ आप मेरे को कि काम चल कहाँ रहा है। गहलोत जी आते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीसी करते हैं, उसके बाद में नई योजना, कोई भी नई घोषणा करके और फिर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। यही तो चल रहा है। धरातल पर जो चीजें हैं नजर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं। सारा जो रायता है ना वो फैला हुआ है, इसको समेटना पड़ेगा आपको। सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम करोगे तो योजनाएं धरातल तक पहुंच पाएंगी, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत सारी योजनाएं जो पेंडिंग में चल पड़ी हुई हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय है, बिल्कुल 3-4-5 दिन का गैप जरूर आया था जब गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब 2-3 दिन से तो मानसून सक्रिय है, फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि उमस और गर्मी अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश के संकेत हैं आगामी 24 घंटों में। इन जिलों में भारी बारिश जरूर होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर अगर गंगापुर की बात करें तो गंगापुर में दिन भर उमस और गर्मी तो रही, बादल भी छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं, बिना बरसे चले गए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं करौली जिले की। और हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है जीपीएस साइंस एकेडमी, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन का एक शानदार सा कैंपस। अब शेयर करते चलो, करौली की बात करते हैं। करौली से 2 मामले हैं, दोनों बड़े मामले हैं, दोनों क्राइम के बड़े मामले हैं जिन पर मैं आपका गौर जरूर चाहूंगा और शेयरिंग आप करते चलें। जिले के ससेड़ी गांव से आज एक सनसनीखेज मामला आया है और सदर पुलिस करौली ने महिला के जलते शव को निकलवा करके और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला क्या था? मामला यह था कि ससेड़ी गांव में विवाहिता मीनाबाई, जिसकी उम्र 24 साल है, उनकी मौत के बाद में ससुराल वाले बिना पियर पक्ष को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार के लिए शव को ले गए और चिता भी लगा दी। पियर पक्ष को जब पता लगा तो पियर पक्ष ने तुरंत, जो महू के रहने वाले हैं, पियर पक्ष ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और यह कहा कि साहब हमसे बिना सूचना दिए, हमसे बिना कहे और हमारी बेटी का दाह संस्कार किया जा रहा है। प्रताड़ना और दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अधजले शव को ही बाहर निकलवा करके करौली की मोर्चरी में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एक मामला वहां से आया है। और जो मृतका है उसके एक 1.5 वर्ष की बेटी भी है और अप्रैल 2019 में उसकी शादी हुई थी रामवीर से, जो खेती का काम करता है, और दहेज का मामला दर्ज हो चुका है। इसी तरह एक और मामला सामने आया और वो मामला सामने आया है, करौली एडीजी ने आज हत्या की कोशिश और फायरिंग के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला क्या है, कब का है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मामला 19 दिसंबर 2016 का है, जब गंगापुर सिटी नसिया कॉलोनी के रहने वाले गिरिराज प्रसाद अपनी गाड़ी से सपोटरा जा रहे थे तो खूबपुरा गांव के पास में एक गाड़ी 4 व्हीलर में सवार 5-6 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, लाठी डंडे बरसाए, उन पर फायरिंग की और फायरिंग में गिरिराज
प्रसाद जो है उनके पैर में गोली लगी, घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए, आपको मैं बताऊं, 4-5 जो बदमाश हैं जिनके नाम लिखे हैं, नामजद आरोपी, कुड़गांव पुलिस में ये मामला दर्ज हुआ था। भूर सिंह कोडिया का रहने वाला, महावीर जी के पास, दारा सिंह मीणा पहाड़ी, शेर सिंह भोपर, राधे खेड़ी घाटम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आज भूर सिंह को सजा सुनाई गई है, जबकि राधे की पहले ही मौत हो चुकी है और शेर सिंह और धारा सिंह जो है वो अभी भी फरार हैं। तो इस मामले में ये सजा सुनाई गई है, हत्या का प्रयास और लूट का मामला। अब बात करते हैं पांचना बांध की। पांचना बांध को लेकर के जब से अदालत का आदेश आया है, मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूं कि इतना आसान नहीं है इस मामले को अभी भी सुलझाना, और इतना आसान नहीं है अभी भी पांचना बांध को खोल पाना। ये मैंने आपको शुरू में भी संकेत दे दिए थे। शेयर करते चलें, आप इस पर डिस्कस भी करेंगे और विजय बैंसला जी जो हैं उनको भी मैं लाइव लूंगा किसी दिन, बिल्कुल जरूर लाइव लूंगा। अदालत का तो आदेश आ गया, अदालत ने प्रशासन को भी आदेश दे दिया कि चाहे सख्ती करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पांचना के पानी को खोला जाए नहरों के लिए। लेकिन अब इसमें नए ट्विस्ट आने लगे हैं, और नए ट्विस्ट ये आने लगे हैं कि गुडला पांचना संघर्ष समिति ने आज बांध के समीपवर्ती रहने वाले जो बसे हुए 39 गांव हैं, उन्होंने महापंचायत की इसको लेकर के। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय बैंसला, वो भी इसमें शामिल हुए, और इन 39 गांवों का ये कहना है, उनकी ये मांग है कि साहब ऐसा है, सबसे ज्यादा जमीन हमारी गई है और सबसे पहले जमीन हमने दी थी, तो सबसे पहले इस पानी पर हक हमारा बनता है, यानी इन 39 गांवों का बनता है। पहले इनको दिया जाए और उसके बाद ही अन्य जगह के लिए पानी भेजा जाए। आप शेयर करते चलें सर। अब मैं आपको इसमें बताऊं, इसके अलावा गुडला पांचना संघर्ष समिति जो है उसने मांग जो की है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो परियोजना का काम घटिया तरीके से हुआ है, इस काम को ठीक तरीके से किया जाए, और नहरों की चौड़ाई कम है, इसके लिए भी बजट दिया जाए और नहरों की चौड़ाई जो है वो बढ़ाई जाए। संघर्ष समिति के अशोक धाबाई ने कहा कि 2010 में स्वीकृत हुई गुडला पांचना लिफ्ट परियोजना 1 वर्ष में पूर्ण होनी थी, जो अब तक नहीं हुई है। दूसरी बात, पहले 39 गांवों को पानी मिले, उसके बाद ही अन्य गांवों को पानी मिले, इसको लेकर के लगातार वहां पंचायत चल रही है। और अब वही बात आई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये फिर से वही जातीय मामले में फंस जाए। हाथ में उनके में ही है, अदालत के आदेश आ गए हैं, लेकिन कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये अभी भी यक्ष प्रश्न है, और इसका खुलना अभी भी इतना आसान नहीं है। ये मैंने शुरू में आपसे कह दिया था। 16-17 वर्ष जो खाई जमी हुई है, जो रेत जमी हुई है, उसको फूंक से उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, अदालत ने आदेश दे दिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी आप जानते हो कि हटते हटते धूल हटेगी सर। इतनी आसान नहीं है पांचना की नहरों को खोलना। बैठ करके सामंजस्य से संवाद करके ही इसका जो समाधान है वो निकल सकता है। प्रशासन को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें, और आम लोग जो हैं, यहां जाति नहीं होनी चाहिए, यहां होना चाहिए किसान का दर्द, किसान की समस्या, उसको प्रमुखता से देखा जाना चाहिए, और बैठ करके सामंजस्य तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। विजय बैंसला जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, हर चीज को बहुत गहराई से जानते हैं, समझते हैं। इसी तरह आसपास के जो और गांव हैं, वजीरपुर जो क्षेत्र है, वहां के जो प्रबुद्ध नेता हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, आपस में बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी। जल्द से जल्द इसका समाधान निकल जाए तो कम से कम ये मानते हैं कि, लेकिन अभी एक समस्या और है, नहरों की स्थिति खराब है। आप खोलोगे तो जब पहले नहर जो है वो ठीक हो। नहरों का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया 16 साल में, टूट फूट गई, वो तो जर्जर अवस्था में हो गई साहब। पानी पहुंचाओगे कैसे आप? बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए भी बजट चाहिए। पहले नहरों की मरम्मत हो, उनका सुदृढ़ीकरण हो, उसके बाद खोला जाए। ठीक है ना? तो वो है नहीं ऋषिकेश भाई, ऐसा नहीं है। और देखो मेरा ये मानना है, अगर हम अब भी इसमें गुर्जर और मीणा निकाल करके ले आए ना, तो फिर लड़ाई वैसी की वैसी वहीं अटक जाएगी, वहीं अटक जाएगी। बिल्कुल अदालत ने आदेश दिया है, और अदालत के आदेश का सम्मान गुर्जर समाज को भी करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। हाँ, एक चीज है जिस पर एक राय सबको होना चाहिए कि साहब पहले तो ये नहर है ना, इनकी मरम्मत करवाओ, नहरों की चौड़ाई करवाओ,
और जो चीजें हैं बिल्कुल उन पर एक राय होकर के आप सरकार के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन जहां सवाल पानी का है, जहां सवाल नहर खुलने का है, उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति या जातिवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। पानी पर रार अच्छी बात नहीं है। 16 साल में कम से कम अदालत ने फैसला किया है, खुलने दो यार, सबको मिलेगा पानी। हालांकि मैं इसमें आपको एक चीज बात बता दूं, और ये जो गुड़ला पांचना संघर्ष समिति है, इसका ये कहना है कि इसमें 39 गांवों को शामिल किया जाए, जबकि परियोजना के तहत 13 गांव ही शामिल है। इसमें 13 गांव ही शामिल हैं। उनका कहना है इसमें 39 गांव जो हैं वो जोड़े जाएं। लाला मीना कैमला माते नहर पूरी तरह सही है, आपने कभी की देखी है? नहीं, मैंने तो लाला भाई लाइव भी चलाया था वहां से एक बार, है ना, लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे। अगर उसके बाद बन गई हो तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कहीं टूट फूट है, गड़बड़ भी है, तो बिल्कुल वो ठीक की जानी चाहिए, पानी की बर्बादी ना हो। और अगर नहर सही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका चौड़ाईकरण है ना, पाल को ठीक से करना है, ये काम भी बहुत ज़रूरी है सर, नहीं फिर दुर्घटनाएं हो वो भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो बैठ करके दोनों समाजों को सामंजस्य के साथ में बुद्धिमत्ता का इस समय प्रयोग करने की आवश्यकता है सर। बिल्कुल राजनीति ना हो, अपनी अपनी रोटियां सेकने का नहीं हो कि साहब आने वाले समय में मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं झंडा लेकर के खड़ा हो जाऊं, आने वाले समय में मुझे चुनाव लड़ना है, मैं झंडा लेकर खड़ा हो जाऊं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और करौली से अगली खबर, जिला मुख्यालय पर आज तेज बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को निजात मिली है। जिला मुख्यालय पर अच्छी बारिश हुई है आज। शहर में 5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जिले में अभी भी बारिश कम है, बिल्कुल कम है। बहुत सारे बड़े बांध जो हैं वो बिल्कुल अभी भी खाली पड़े हुए हैं, उस लेवल तक उनका वाटर लेवल नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा बांध तो पांचना का ही है। पांचना का जो जल स्तर है वो 258.62 मीटर है, लेकिन अभी तक इसमें 255.45 मीटर ही पानी आया है। अभी तो वो भी 3-3.5 मीटर खाली पड़ा है। बहुत सारे बांध हैं जो अभी खाली पड़े हैं। अच्छा, माड़ क्षेत्र से भी मेरे पास में लगातार मैसेज आ रहे हैं। जो नांदोती वाला क्षेत्र है, टोडा भीम वाला क्षेत्र है, इसमें तो क्योंकि अभी भी सर तालाब कुंडे खाली पड़े, कोई पानी नहीं मिला। सेजपुरा वाला जो है एरिया वो भी, हालांकि आज मुझे किसी ने बताया था कि बामन मास में आज अच्छी बारिश हुई बताई, बामन मास में अच्छी बारिश हुई बताई, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि कुंडे अभी भी खाली है वहाँ। और अगर कुंडे नहीं भरे, जल स्तर नहीं बढ़ा, तो आने वाली फसल के लिए भी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। सोनू सोनी जी कह रहे हैं गंगापुर सिटी जिला कब बनेगा? भाई प्रस्ताव बना करके तो दे दिया, ताकत होएगी हमारे जनप्रतिनिधि में तो बनवा लाएंगे, और नहीं तो बहुत सारे जिलों के प्रस्ताव हैं सरकार के पास में। कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट भी देने वाली है। आपने पढ़ा होगा, मीडिया में अभी आई है 2-3 दिन पहले, है ना, कि बहुत सारे जिले बनाने, लेकिन अब कौन सा बनता है जिसमें ताकत होगी ना, जिसकी बढ़िया चलेगी गहलोत जी के पास, उसी के साइन हो जाएंगे, और क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। ठीक है ना, शेयर कम लोग कर रहे हैं सर, शेयर करते चलिए। और अभी तो सवाल है ना, और हमारे विजेता हैं, उनका नाम अनाउंस हम करेंगे। जिले में बजरी माफियाओं का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। बजरी माफिया पैदा कहां से हुए, कब हुए, इनको माफिया किसने बनाया, ये सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सरकारों को सोचना पड़ेगा। ये बजरी माफिया पहले नहीं थे साहब। अदालत की रोक के बाद में ये बजरी माफिया पनपे, और ये क्यों पनपे, ये भी सरकार की सांठगांठ से और प्रशासन की सांठगांठ से, जनप्रतिनिधियों के हाथ ऊपर होने से ही पनपे। जब कोर्ट ने रोक लगा दी थी तो इस पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। और धीरे धीरे अवैध रूप से जो बजरी का खनन कर रहे थे वो माफिया बनते चले गए, माफिया बनते चले गए। अब जब अदालत का फैसला आ गया, निर्णय आ गया, उसके बावजूद भी 1/4 का बरवाड़ा से करी थी शुरुआत, जो उसका भी अब 2 महीने से तो वो बंद पड़ा है। और जैसा मैंने पहले बात आपको बताई थी खबरों में कि जो सवाई माधोपुर जिले के खनन अधिकारी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर में मलारना डूंगर और माधोपुर, इन 2 खनन को भी चालू कर दिया जाएगा। मतलब समझ नहीं आ रहा सरकार खुद क्यों इन माफियाओं को पैदा कर रही है। और सर, जब दबाव पड़ता है ना आदमी पर, तो फिर वो क्राइम भी करता है, अपराध भी करता है। पुलिस ही ले रही है, पुलिस ही पकड़ रही है, पुलिस ही छोड़ रही है, राजनेताओं को सब पता है।
हमारे सवाई माधोपुर जिले के 2 विधायक तो ऐसे हैं जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है कि साहब बजरी में कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, या तो उनकी मिली भगत है या फिर उनके नाम से बजरी खनन चल रहा है। चला भी तुम ही रहे हो, कोई रोकने का प्रयास करता है बेचारा तो उसकी जान पे आफत है। पुलिस वालों पर हमले, प्रशासन पर हमले आम बात हो गई है माफियाओं के द्वारा। माफियाओं की मजबूरी यह है कि धंधा भी करना है, दबाव भी झेलना है, पैसे भी देने और बचना भी है। ऐसे थोड़ी चलेगा। दोनों हाथों में लड्डू अगर सरकारें रखेंगी तो काम कैसे चलेगा? इसके लिए सरकारें खुद जिम्मेदार हैं। जब अदालत का आदेश आ गया, खनन मंत्री है कहां? आज तक कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। प्रमोद जैन भाया का मंत्रालय दे रखा है उनको, वो खुद कई जगह फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खनन जो है, अवैध खनन, वो तो उनके जिले में चल रहा है, उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आज तक कोई नई पॉलिसी लेकर के नहीं आए, कोई नई चर्चा उन्होंने इसको लेकर के नहीं की, कभी कोई बैठक, कोई समीक्षा बैठक, कुछ नहीं किया। ये तो भला हो संत विजयदास जी का, उन बेचारों ने अपनी जान की आहुति देकर के और ये सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। अब कम से कम अवैध खनन पर कार्रवाई तो हो रही है, वरना अवैध खनन को तो खुद वो पनपा रहे थे। और अब भी कितनी कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, ये आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं। साहब बेवकूफ मत बनाओ जनता को। सप्लीमेंट्री नहीं, या तो पास या फेल। कानून बनाओ और दोनों हाथों में लड्डू मत रखो। क्यों नहीं कर रहे आप बजरी खनन चालू सवाई माधोपुर में? और जहां से चालू किया है, क्या उसके बाद सस्ती हो गई बजरी? नहीं हुई, हमें तो फायदा ही नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं है कि बजरी खनन नहीं हो रहा हो, जम के बजरी आ रही है बौली क्षेत्र में, जम करके ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती है खूब तेज रफ्तार से, डबल फंटे की ट्रॉलियां आ रही है खूब भर भर करके। क्या इनका प्रशासन को पता नहीं है कहां से आ रही है ये लीगल है या अनलीगल है? कार्रवाई करने के लिए फिर 2-4 को पकड़ लेते हैं, ये लो साहब ये अवैध पकड़ा है हमने। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीधी पॉलिसी नहीं है। आम जनता पिस रही है, आम जनता पिस रही है। तो ये कंडीशन है। आपको बताऊं, इसको लेकर के बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस और प्रशासन पर हमले की खबरें आम हो चुकी हैं। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर गुरुद्वारे के पास अवैध बजरी की सूचना मिलने पर कांस्टेबल सीताराम ने मोटरसाइकिल लेकर के वो गया और बजरी की जो ट्रॉली आ रही थी उसको रोकने का प्रयास किया, मगर उनके हौसले देखिए आप। उस ट्रैक्टर ट्रॉली को ड्राइवर ने कांस्टेबल के ऊपर ही चला दिया। ये तो शुक्र है कि वो कूद करके दूर हो गया और उसकी गाड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। ड्राइवर गणपत राम निवासी बाड़ोलास, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे चलते सवाई माधोपुर जिले से अगली खबर शेयर करते चलें। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के डिडवाड़ा गांव में पिस्टल की नोक पर लूट का एक मामला सामने आया है। पीड़ित सौसिंग गुजर ने बताया कि 1 अगस्त की रात को 8 बजे वो शौच करके जब अपने घर की तरफ लौट रहा था तो राकेश गुजर, हरेश गुजर, मनराज गुजर ने लाठी डंडों से पहले तो उसका रास्ता रोका, गाली गलौज की, फिर उसके बाद में जबरदस्ती उसके साथ मारपीट की, उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी और उसकी जेब में रखे हुए 5,000 रुपए लूट लिए। इसका मुकदमा उसने दर्ज करवाया है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं, और पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए सर, क्योंकि आज का सवाल भी पूछने वाला हूं और जो हमारे मंगलवार का सवाल था उसके जो विजेता हैं उनका भी मैं नाम अनाउंस करने वाला हूं। चलिए गंगापुर सिटी की खबरें। तो नए CMHO सवाई माधोपुर धर्म सिंह जी मीणा जो डॉक्टर थे वजीरपुर में, उनका स्थानांतरण करके और अब उनको सवाई माधोपुर जिले का CMHO बना दिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। लेकिन आपके पीछे भी विवाद हैं, बिल्कुल विवाद हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं CMHO पद पर आप अच्छा काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तहसील की कार्रवाई, आज तहसील ने कार्रवाई करी है, गंगापुर तहसील ने। कम सुनती है, बहुत कम सुनते हैं हम कि गंगापुर तहसील ने कोई कार्रवाई की है, तहसीलदार महोदय ने या नायब तहसीलदार ने। चूली में आज जाकर के और एक अतिक्रमण था, रास्ते का मामला था और इसको लेकर के संभागीय आयुक्त से जब शिकायत की गई तब जाकर के आज तहसील ने कार्रवाई करी है और उस रास्ते को खुलवा दिया गया है और उस पर चिन्हित करके, पाउडर डाल करके चिन्हित करके और 13 फीट का जो रास्ता था वो सही कर दिया गया है। इन लोगों को पहले भी समझाया गया था लेकिन फिर नहीं माने। ये अतिक्रमणों का तो कहना ही क्या साहब, इनकी तो पेट ही नहीं भर रहा, हकीकत बात है। और अगर गंगापुर तहसील काम करे, तहसीलदार साहब काम करें
करें तो, नहीं कर रहे तो बात अलग है, वो तो सबको ही पता है, लेकिन अगर करें तो गंगापुर और उसके आसपास इतने सारे मामले हैं सर सरकारी भूमि पर कब्जे के। मैंने विदेरख्या का बताया ना आपको, चारागाह पर कब्जा है, स्कूल का खेल मैदान है उस पर कब्जा है। शहर का मैंने आपको बताया, कस्बा शहर जैसे मेन रोड पर पीएचईडी का ऑफिस है, इमारत है, उसमें लोगों ने ढांकरे रख दिए, उस पर कब्जा कर लिया। शमशान घाटों पर कब्जा हो रहा है। सरकारी भवन, सरकारी इमारतें इतनी है ग्रामीण क्षेत्रों में जो जर्जर अवस्था में है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके इन भवनों का निर्माण करवा दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये पीएससी के, सीएससी के, पशु औषधालय, आंगनबाड़ी केंद्र, इनमें कोई बैठ ही नहीं रहा है। इतनी जर्जर अवस्था में पड़ी अगर जमीनें हैं, आपके मकान है, प्लॉट है कि ये हैं सरकार के, तो कम से कम अगर ये काम नहीं आ रहे ना, तो इनका और सदुपयोग कर लो महाराज। और ये जो सरकारी जमीनों पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, इनको बचाने का प्रयास करो। रोज आधे से ज्यादा लड़ाई झगड़े के कारण तो यही है। तो आज चूली में तो कार्रवाई करी है। शाम को हमारे पास न्यूज भी डाली थी, नायब साहब ने बताया कि साहब बिल्कुल हमारे पास लगातार इसकी शिकायत आ रही थी, तो हमने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मैंने उनको 1-2 मामले और भेजे हैं आज व्हाट्सएप पर। मैंने कहा साहब इन पे करिए तो इन पे भी कर दो। विदेरख्या का मामला है, एक टोक्सी से मामला आया है। वीडियो आप देखना, बहुत शर्म आएगी आपको। औरतें, बुजुर्ग घुटनों तक कीचड़ में और गंदगी में होकर के और निकल रहे हैं। रास्ता है, लेकिन साहब कुछ दबंग ऐसे हैं जो उस रास्ते पर कब्जा करके बैठे हैं, जब चाहे जब उसको बंद कर देते हैं। उस पर भूडा मोरम नहीं डलवाने दे रहे, ना उस रास्ते को साफ करने दे रहे। लोग कैसे तो आए, कैसे जाएं और कौन उनसे लड़े। ताज्जुब की बात है, मतलब क्या हो रहा है। प्रशासन भी आंख मूंद के बैठा है, पता नहीं, जबकि उनके पास तो हक है। आम आदमी तो चलो लड़ने से डरता है साहब, क्यों मूंड माथे फुलाएं। आजकल तो प्रशासनिक अधिकारी भी यही जवाब देने लग गए, अरे तो हम जाएं क्या वहां लड़ने। अरे भाई साहब, आपसे लड़ने की कौन कह रहा है साहब। हम तो ये कह रहे हैं जो लीगल है उसको लीगल कर दो। इनलीगल अगर कोई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर लो। हम यूं थोड़ी कह रहे हैं आपसे लड़ने जाओ, पर नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। वजीरपुर तहसीलदार ने उदय खुर्द में कार्रवाई करी, वो तो काम कर रहे हैं। आज सुबह उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई थी एसडीएम ऑफिस में, अजय जी से, और मैंने उनसे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, कम से कम आप काम तो कर रहे हैं, वरना हमारे तो सुनने में ही नहीं मिलता कि साहब काम चल रहे हैं, तहसीलदारों के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा हो। हाँ, पटवारी और तहसीलदार पता नहीं कौन सा खेल खेलते हैं, जो या तो विवाद में या जांच में या रिपोर्टों में चलते रहते हैं मामले, राहत मिलती ही नहीं है साहब। तो आज उन्होंने भी उदय खुर्द में कार्रवाई की है, और पहले भी इन लोगों को समझाया गया था, नहीं माने। आखिर में आज वहाँ पीला पंजा उन्होंने, अजय जी ने चलवाया एसडीएम की मौजूदगी में, और काफ़ी सारी ज़मीन जो थी उसको फिर से मुक्त करवाया है, अतिक्रमण मुक्त करवाया है, और कुल मिलाकर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। गंगापुर क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। चोरी तो गंगापुर में रुक ही नहीं रही, अब तो लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाना ही बंद कर दिया। सही बात है, वाहन चोरी की तो पूछो ही मत, वो तो बिना नागा चलती है। और ये जो चोरी है ना घरों में, अच्छा शहर से ज्यादा गांव में। ताज्जुब तो ये है कि गांव में चोरी हो रही है। एक ही गांव में एक ही रात में 3-3 घरों में चोरी हो जाती है, ठीक है, और पुलिस के हाथ खाली। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई गिरोह पकड़ में नहीं आया। मैं तो रोज जाता हूं, डिप्टी साहब से मिलता रहता हूं, पूछता रहता हूं, सर आने वाली है क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर करने वाले हो क्या कोई बड़ा खुलासा। करेंगे, कर रहे हैं, चल रही है कार्रवाई, जांच कर रहे हैं, हाथ कुछ नहीं लगा। अच्छा, चोर बड़े प्रोफेशनल हैं, बाकायदा 4 व्हीलर में आते हैं, हथियार लेकर के आते हैं, आप पीछा नहीं कर सकते, आप पकड़ नहीं सकते। कौन से गिरोह है ये, और क्या पुलिस को पता नहीं है ये कौन से गिरोह हैं। जब आपका खुफिया तंत्र, आपके खबरी इतने मजबूत हैं, तो 8-10 महीने हो गए साहब, 8-10 महीने से कोई चोरी का खुलासा नहीं किया आपने। मंदिरों में चोरी हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्र के घरों में चोरियां हो चुकी हैं, शहरों में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, वाहन चोरी रोज हो ही रही है, उसके बावजूद आपने एक भी खुलासा नहीं किया, एक भी खुलासा नहीं किया है। कल हुगाड़मल बालाजी दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है, सोने चांदी के जेवर, 10,000 नगद,
ले गए, फरार हो गए दिन दहाड़े। इससे 2 दिन पहले सलेमपुर, वो सरारपुर का बताया ही था आपको, लाइव चलाया था, 3 घरों में एक साथ चोरी हुई थी। कुल मिलाकर के स्थिति खराब। और एसडीएम साहब जोगेंद्र सिंह कसाना, उनको लगा दिया गया है बामनवास। और गंगापुर की किस्मत में तो यही है कि एक भी अधिकारी यहाँ स्थायी नहीं है, बिना आयुक्त के नगर परिषद है, बिना एसडीएम ऑफिस के, बिना स्थायी एसडीएम के गंगापुर सिटी है, बिना जयन के पीएचईडी है, बिना तहसीलदार के बामनवास, अधिकारी नहीं है। और ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। सरकार का फोकस दिल्ली पर ज़्यादा है, राहुल जी पर ज़्यादा है, सोनिया गांधी पर ज़्यादा है। सरकार का फोकस धरातल पर और राज्य पर कम है, ठीक है। कड़वा सच है लेकिन है सच। और राजीव कॉलोनी से आज एक दर्शक ने हमें वीडियो फोटो भेजे, और वहाँ के जो पार्षद हैं साहब, उनका तो कहना ही क्या, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आज मैंने फ़ोन भी उनको मिलाया लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर वार्ड नंबर 60 के जो पार्षद हैं उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि साहब उनकी जो माता जी है उनका इंतकाल हो गया है, इस वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। पूरा परिवार जयपुर है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं ज़रूर है, उनकी माता जी के प्रति। लेकिन सर, जनता ने भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, आपको पार्षद बनाया है। आप बिल्कुल निष्क्रिय पार्षद हैं, साफ कह रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल निष्क्रिय पार्षद हैं। राजीव कॉलोनी के लोगों का जीना दुभर हो रहा है। आज एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी गिरने से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और उन महिला ने ही मुझे रोते हुए फ़ोन किया है। बुजुर्ग महिला थी, बूढ़ी अम्मा, उन्होंने फ़ोन किया है और उन्होंने कहा भाई अब तो तुम ही करो, कछु करो। तो ये शब्द थे उनके। तो मैंने उनसे पूरी डिटेल ली, फिर किसी बच्चे से बात करके मैंने वहाँ से वीडियो फोटो मंगवाए। हालांकि मैंने शिवरतन जी को भी भेज दिया, चैनल पर भी वो खबर चलाई है। और मैं धन्यवाद दूंगा वार्ड नंबर 60 के जो पार्षद हैं, जावेद भाई, हालांकि उनकी पत्नी या पुत्रवधू है शायद पार्षद, लेकिन वो उन्होंने ये कहा है कि नहीं अजय जी वो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ गंदगी है और जहाँ कीचड़ है वहाँ मैं 1-2 दिन में खुद जा करके देखूंगा, कोई बात नहीं, ये वार्ड उनका है, लेकिन मैं काम करवा दूंगा और वहाँ बूढ़ा वगैरह डलवा दूंगा। ये है, तो धन्यवाद उनका। लेकिन कुल मिलाकर के वार्ड पार्षदों से मेरा ये निवेदन है, मानते हैं कि आप विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, मानते हैं कि आपको बजट नहीं मिल रहा है, मानते हैं कि शायद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन भाई साहब बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें बजट की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इतना सा बजट भी आपको ना मिल रहा हो कि आप कम से कम सफाई कर्मचारी आपको मिले हुए हैं। आपातकाल में आप बूढ़ा डलवा करके, मोरम डलवा करके लोगों को राहत दे सकते हैं। अब आप जाओगे ही नहीं, फील्ड में देखोगे ही नहीं, बाढ़ के लोगों से दोबारा जाकर के मिले ही नहीं है, तो फिर काम नहीं चलेगा। फिर कैसे जनता को राहत मिलेगी। बिना बजट के भी बहुत सारे काम करने के होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको, सभापति आपको ऐसे मिले वो बिना राजनीति के सबके साथ में काम करने को तैयार है सर, ये मैं सही कह रहा हूं आपसे। लेकिन मांग तो आपको रखनी पड़ेगी, चिल्लाना आपको पड़ेगा, बताना आपको पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब आता है टाइम मंगलवार के सवाल का जवाब देने का, विजेता घोषित करने का और आज का सवाल पूछने का। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ में और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए सर। पहले तो मंगलवार का जो सवाल था वो मैं आपको बता देता हूं कि मंगलवार को हमने आपसे पूछा था कि भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा। बहुत सारे लोगों ने इसके जवाब दिए, कंफ्यूज थे सवाल को लेकर के, लेकिन फिर भी उन सही जवाबों में से हमने सवाल जो जवाब है वो छांटा है और इसका सही जवाब है बी, गुलजारी लाल नंदा। 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे और उनके बाद दूसरा जो कार्यकाल है वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा 16 दिन का। अटल जी 16 दिन प्रधानमंत्री रहे, बाद में उनकी सरकार गिर गई थी और कार्यवाहक के रूप में इनसे पहले गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था और वो 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका जवाब है बी, गुलजारी लाल नंदा। और इस सवाल का सही जवाब जिन्होंने दिया है और जो भाग्यशाली विजेता हमारे रहे हैं उनका नाम है विष्णु कुमार जी। विष्णु कुमार जी हैं, पुरानी अनाज मंडी में रहते हैं, वार्ड नंबर 28। तो विष्णु कुमार जी बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हालांकि मैं आज स्टूडियो से करता तो बिल्कुल आपकी जो छवि है वो हम स्क्रीन पर दिखाते, लेकिन कल दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना।
क्योंकि दर्शकों को रहता अरे सर मेरी फोटो आती है स्टूडियो में तो मुझे अच्छा लगता। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं को। कल आपकी फोटो हम जरूर दिखाएंगे कल के विजेता के साथ में, ठीक है। तो विष्णु कुमार जी विजेता हैं और पुरानी अनाज मंडी में ही रहते हैं और बहुत बहुत इनको बधाई। अब बात करते हैं आज के सवाल की। ओके, लिखिए, पेन कॉपी लीजिए और आज का सवाल लिखिए और इसका जवाब आपको कल दोपहर 12 बजे तक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजना है, सही फॉर्मेट में। बहुत सारे दर्शक बार बार वही गलती कर रहे हैं, सही फॉर्मेट में आप जवाब नहीं भेजते तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आज का सवाल नोट करिए। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रहे हैं या बने हैं? राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं या रहे हैं? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी अशोक गहलोत, सी वसुंधरा राजे सिंधिया और डी हीरालाल देवपुरा। यस, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी अशोक गहलोत, सी वसुंधरा राजे सिंधिया और डी हीरालाल देवपुरा। इस सवाल का जवाब आप कल 12 बजे तक हमें दे दीजिए मैसेज के माध्यम से। और कहां आपको भेजना है, नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आप वो भी नोट कर लीजिए। 8079 065 118, 8079 065 118। इस पर आप अपना जवाब कल 12 बजे तक भेज दें। SD कैपिटल में स्पेस, जो भी लिखना है कैपिटल में ही लिखें। SD स्पेस आपका ऑप्शन A B C या D स्पेस आपकी उम्र 33 35 40 साल जो भी हो वो लिखें, स्पेस मेल या फीमेल उसका M या F आप लिखें और स्पेस आपका फोन नंबर। और हाँ एक चीज और, फोन नंबर वो दें जो हमेशा चालू रहे और जिस पर आपसे बात हो सके। 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सही में विजेता थे, जिनकी हमने लॉटरी निकाली, उनको जब हमने फोन किया सर 2 बार 3 बार 4 बार हमने ट्राई किया लेकिन वो नॉट रीचेबल आ रहा था। मजबूरी में फिर दूसरे का सिलेक्शन हमको करना पड़ा। तो सही जो मोबाइल नंबर है वो आप दें और हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, आप विजेता बने। और हाँ, महिलाओं से भी हमारा ये निवेदन है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अब तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो हमारे चैनल से जुड़ गई हैं, मुझे मालूम है। अभी कल परसों में देख रहा था रेशो 100% में से 17% हमारे चैनल को महिलाएं भी देखती हैं। 17% हमारी महिला जो है फीमेल जो फॉलोअर हैं वो हैं 17%। तो महिलाओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है और आपको भी कहीं यही लगता है ना कमेंट के माध्यम से, तो बेझिझक आप भी है ना कमेंट करें। महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट करें, आपकी कोई समस्या मुद्दा आए तो उसको आप बताएं, या आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, सलाह हो, सुझाव हो तो वो भी आप भेजें। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से, पुरुषों से कम नहीं है। अपने आप को बिल्कुल प्रूव करें, शो ऑफ करें और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, पार्टिसिपेट किया करें इनमें। आपको याद होगा कल परसों एक पहली फीमेल जो हमारी प्रतिभागी थी वो विजेता रही है, खुशबू गर्ग जी, क्योंकि वो लगातार जुड़ी हुई है चैनल से, जवाब भेजती हैं और किस्मत से उनका नंबर आ गया और वो विजेता हो गई। तो बिल्कुल महिलाओं से भी हमारी ये निवेदन है, बिल्कुल आप भेजें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ और आप भी शेयर किया करें अपने रिश्तेदारों के पास में, फ्रेंड्स के पास में, आपके ग्रुप से जो हैं उनमें भेजें। और चाहें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें और खबरनामा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, हर खबर को शेयर किया करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। गंगापुर सिटी में अभी उठापटक जरूर चल रही है और ठीक ठाक है। जब बारिश बढ़िया हो जाएगी किसी दिन तो वही जलभराव की समस्या रहेगी, ज़्यादा बदलाव कुछ हुआ नहीं है। और पार्कों की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, सुनने को तो अभी सिर्फ यही मिल रहा है क्या कि साहब बहुत जल्दी सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, 2022-23 के बजट में कौन कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई है उसकी भी लिस्ट बहुत जल्दी मैं आपके पास में लेकर के आने वाला हूँ। कल ले आऊँ अगर आप कहते हैं तो बता दूंगा आपको। 21-22 का तो मैंने आपको बता ही दिया, जिन सड़कों का काम चल रहा है नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों, है ना। वार्ड नंबर 3 बुधराम जी की सबसे ज़्यादा सड़कें वहाँ बनी है, बहुत सारी जगह का आपको पता है काम कहीं चल भी रहा है, कहीं नहीं भी चला है। अभी 22-23 में कौन कौन सी सड़कें शहर के लिए आई हैं उनका भी मैं कल आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाँ, धन्यवाद आप सभी का और शुक्रिया। देखते रहें इसी तरह चैनल को, अपना प्यार अपनी शुभकामनाएं देते रहें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सवाल अगर आपने नहीं सुना हो, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रिपीट करके और देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद और जय भारत।